अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पर जिसके ज़रिए से आप आराम से अपने पेपर को एस कर सकते हैं एंड आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो आपके पास रूल नंबर 1 है दैट इज़ ग्राफ्स। अब ग्राफ्स की आपको स्लोप फाइंड करनी कई बार आती है, पूछते हैं ये स्लोप 0 है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस तरह से है। तो आपको मैं बताने लगी हूँ, जब भी आपको इस तरह का ग्राफ बना नज़र आएगा, ये हमेशा ग्राफ होता है किसी भी चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। तो जब भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्सिस में से यानी 0 में से पास करेगी और इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इस ग्राफ की स्लोप हमेशा कांस्टेंट हुआ करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वाला ग्राफ है जी जहाँ पर आपके पास स्लोप हमेशा 0 होती है। ठीक है, जहाँ पर भी स्लोप 0 होगी तो आपने ऐसा ग्राफ बनाना है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्राफ है। अब इस तरह से ग्राफ आ जाए या इस तरह से ग्राफ आ जाए तो तब आपने कैसे बताना है कि स्लोप क्या होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आपने इसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि पहले एंगल ये था, ठीक है, अब एंगल ये हो गया है, अब एंगल ये हो गया है, यानी एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। एंगल आपके पास डिक्रीज होता जा रहा है तो आपके पास स्लोप भी डिक्रीजिंग है। स्लोप आपके पास डिक्रीजिंग है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाला ग्राफ। आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की, इस तरह से की। ठीक है, अब आपने देखना है इसका एंगल, इधर एंगल ये था, इधर एंगल बढ़ता जा रहा है तो आपके पास स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है इस ग्राफ के अंदर। तो आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल है दैट इज़ रेंज वर्सेस हाइट का रूल। तो रेंज और हाइट का फॉर्मूला और इसका शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बताऊंगी इस टिप और ट्रिक की वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेंज tan थीटा इज इक्वल टू 4 हाइट के इक्वल होता है। ठीक है, जब आपके पास थीटा होता है 45 डिग्री तो तब हमारे पास रेंज होती है मैक्सिमम और वो 4 एज के इक्वल होती है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ सकते हैं रेंज मैक्सिमम जो है वो किस डिग्री पे होगी, दैट इज़ 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम जो है वो हाइट के कितने टाइम्स होगी, ठीक है, तो 4 टाइम्स हाइट के होगी। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद कोई ऐसी जगह जहाँ पर रेंज इज इक्वल टू हाइट हो जाती है वो कौन सा एंगल होता है, ये आपसे वो पूछ सकते हैं। तो दैट इज 76 डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक और छोटी सी जो टिप्स और ट्रिक है आपके पास, रेंज मैक्सिमम होती है जी हमारे पास 45 डिग्री पर, तो हाइट मैक्सिमम कितने पे होती है 90 डिग्री पर। तो ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास उसने कहा रेंज जो है वो हाफ कब होती है मैक्सिमम रेंज के, किस एंगल पे वो हाफ हो जाती है अपनी मैक्सिमम रेंज के। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली बताएं कि 15 डिग्री के ऊपर आपकी रेंज जो है वो हाफ हो जाती है अपनी मैक्सिमम रेंज के। ठीक है, तो ये कुछ रेंज के हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये कई बार पेपर में आती हैं, कई बार आपके टेस्ट में आती हैं, तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। थर्ड पर जो हमारे पास टिप एंड ट्रिक है दैट इज ऑफ द वर्क डन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हमारे पास वर्क डन हो रहा है तो कब वर्क पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। जब हम बाय ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं यानी ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो माइनस का साइन आता है, और जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो तब पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं जी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रूल है और उसके अंदर टेंशन है, ये उसका हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आपका जो टॉप होता है सर्कल का उसके अंदर हमारे पास वी जो होती है वो अंडर रूट GR के इक्वल होती है। जो बॉटम होता है उसके अंदर वैल्यू होती है अंडर रूट 2GR की, और साइड्स के ऊपर वैल्यू होती है अंडर रूट 5GR की। और किसी भी पॉइंट पर अगर वो पूछते हैं तो हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 2GR माइनस 3GR कॉस थीटा। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, आप इसको खुद से याद कर लें। ठीक है, आपको सॉल्व ना करना पड़े, वहाँ पर आपको पता हो कि अगर उसने पूछा है साइड्स पे क्या है तो आपको पता हो कि अंडर रूट 5GR है। अगर उसने आपको टॉप पे पूछा तो आपको पता हो अंडर रूट GR है। अगर बॉटम पे पूछा तो आपको पता हो कि अंडर रूट 2GR है। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह से हमारे पास टेंशन है, अगर टॉप पर टेंशन पूछता है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस
mg है। अगर बॉटम पे पूछता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg है, और अगर साइड्स पर पूछता है तो mv² ओवर ओमेगा है, ठीक है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, टॉप पर क्या होगी, बॉटम पर क्या होगी और साइड्स पे क्या होगी टेंशन, और इसी तरह आपके पास वेलोसिटी टॉप पर क्या होगी, बॉटम पे क्या होगी, साइड्स में क्या होगी, और किसी भी पॉइंट पर पूछ ले तो तब आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आ जाती है जो हमारे पास टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 के अंदर आपके पास एक वो स्प्रिंग वाला जो ग्राफ होता है उसके अंदर टाइम का जो हमारे पास ग्राफ बनता है, वो टाइम आपको कभी पूछ लेते हैं कि इस क्रस्ट पे कितना है, इस ट्रफ पे कितना है, कई बार जीरो पे पूछ लेते हैं आपको टाइम कितना है, तो टाइम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट जो है ये T1 है, T1 पर आपका टाइम 0 है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जो पहला आपके पास टॉप पॉइंट है, उस पर क्या टाइम है, ये हमारे पास है T2। अब T2 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, 0 कर लिया, और ये हमारे पास T/4 होता है, ये आपको पता है, तो 0 को T/4 के साथ प्लस करेंगे तो T/4 ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ T3। T3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ इतनी वैल्यू जो है वो T4 है, और इतनी वैल्यू भी T4 है, तो हम T4 को 2 बार ऐड कर लेंगे, 2 बार T4 को ऐड किया तो T/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास T4 की वैल्यू है। अब यहाँ तक हमारे पास T2 था और ये फिर T4 है, तो हमने T2 के अंदर T4 को ऐड कर लिया। जब उसको ऐड किया तो हमारे पास बनता है जी 3T/4, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है, ये हमारे पास T5 की वैल्यू है। अब 3T/4 यहाँ तक आ चुका था, और ये वाली एक वैल्यू हमारे पास T/4 होती है, तो हम ऐड कर लेंगे 3T/4 के अंदर T/4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T की। अब आपने नॉर्मली याद रखना है, यहाँ पर T0, यहाँ पर T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4 और यहाँ पे T। आपने सारी वैल्यूज़ को याद कर लेना है ताकि आपको वहाँ पर सारी वैल्यूज़ आती हों, आपको कैलकुलेट ना करनी पड़े, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0, T/4, यहाँ पे T/2, 3T/4 और यहाँ पे T, ये वैल्यूज़ आपको याद होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ फेजेस इन एंगल्स। एंगल्स के अंदर आपको एंगल दिए होते हैं, कभी फेजेस पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको रेडियन के अंदर एंगल नहीं पता होता। 0 जो है वो 0 के इक्वल ही होगा, 90 जो है वो हमारे पास π/2 के इक्वल होता है, 180 डिग्री आपके पास पाए के इक्वल होता है, 270 डिग्री आपके पास 3π/2 के इक्वल होता है, एंड 360 डिग्री आपके पास 2π के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, अभी से आपने याद कर लेनी है ताकि आपको फिर MCQ सॉल्व करते हुए आसानी हो, ठीक हो गया। फर्दर हम आ जाते हैं जी हमारे 7th वाली जो टिप है, उसके अंदर ये हमारे पास कुछ ग्राफ है, साइन की वैल्यूज़, कॉस की वैल्यूज़ और टैन की वैल्यूज़, तो ये आपने याद करनी होती है। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, इसके बगैर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले थीटा है, फिर साइन है, फिर कॉस है और फिर टैन है, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास थीटा आ जाता है, 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 होता है, ठीक है, और कॉस +1 होता है। 30 डिग्री के ऊपर π/6 होता है, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब 3 यहाँ आएगा तो π/6 आ जाएगा, 4 आएगा तो 4 ही लगाना है, 6 आना है तो 3 लगाना है, ठीक होगा। ये 3 बातें तो आपने याद रखनी है। 90 का आपने 2 लगा देना है, और ये बाद वाले मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, आपने ये सारे याद ज़रूर करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो 1/2 आता है। 1/2 को अब आपने याद भी रखना है कि 0.5 के इक्वल है, क्योंकि अगर आपके न्यूमेरिकल में आ जाता है, आपके न्यूमेरिकल में आ जाता है जी √3/2। अब आपको नहीं पता कि √3/2 किसके इक्वल है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो √3/2 आपका 0.86 के इक्वल है, आपको पता होगा तो आप वैल्यू लगा कर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। 0 डिग्री पर साइन 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 है यानी 0.5 है, 45 डिग्री पर आपका 1/√2 है जिसकी वैल्यू 0.707 होती है। उसके बाद 60 डिग्री पर आपके √3/2 है जिसकी वैल्यू 0.86 है, 90 पर +1 है, 180 पर 0 है, 270 पर -1 है, एंड 360 पर भी 0 है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से आना है, यहाँ पर आपके +1 था, ठीक है। 0 डिग्री पे ये 0 था, ये 90 पे 0 है, ये 30 डिग्री पे 1/2 था, ये 60 पे 1/2 है। अब आपने उल्टा चलना है, ठीक है। 45 पे ये 1/√2 था, तो ये 1/√2 है 45 डिग्री पे, 0.707 ही आएगा।
अब ये 60 डिग्री पर √3/2 था, तो ये 30 डिग्री पर √3/2 है, तो 0.86 की वैल्यू आएगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं tan थीटा पे। tan थीटा के अंदर 0 डिग्री पर 0 होगा, 30 डिग्री पर 1/√3 होगा जो 0.57 के इक्वल होता है। आपकी 45 डिग्री पर 1 होगा और आपकी 60 डिग्री पर 1.7 होगा और 90 डिग्री पर आपके इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। और 0 है, फिर -इन्फिनिटी और फिर 0। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अपने पेपर पर लिख के अपने रूम के अंदर चिपका लें और आते जाते इस टेबल को देखें, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका कोई MCQ सॉल्व नहीं होना, तो आपने इस टेबल को अच्छे से करना है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है जी एरिया फाइंड करना है। तो आपको किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया फाइंड करने को कह देते हो, तो फिर किस तरह से करना है। जैसे कि आपका ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, इसका कह देता है वो एरिया फाइंड करना है। अब एरिया अंडर द ग्राफ आपने फाइंड करना है, तो 1/2 लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा आपका, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा आपका ग्राफ। अगर ये ग्राफ है इस तरह से और ये सर्कल दिया हुआ है उसके अंदर, अब उसने कहा इसका एरिया फाइंड करें, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, πr², यहाँ से लेके यहाँ तक आपका r होता है, तो आपने r की वैल्यू स्क्वायर कर देनी है। इसी तरह अगर वो आपको इस तरह का ग्राफ दे देता है और कहता है एरिया अंडर द ग्राफ, तो आपने नीचे ऐसे करना है और लेंथ इंटू विड्थ कर लेना है। तो ये आपका एरिया फाइंड करने के सारे फॉर्मूलेज हैं। ट्राइंगल के लिए 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, सर्कल के लिए πr² और स्क्वायर के लिए लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपको आने चाहिए टू सॉल्व योर MCQs। उसके बाद 9th वाली जो हमारे पास टिप है, दैट इज स्फीयर। तो स्फीयर का वो आपको कुछ भी फाइंड करने को कह देता है, जैसे वॉल्यूम फाइंड करने को कह देता है, एरिया फाइंड करने को कह देता है। तो किस तरह से करना है, ठीक है, आपको एरिया का फॉर्मूला आता होगा या वॉल्यूम का फॉर्मूला आता होगा, तो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr², ठीक है, तो ये आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका 4/3, ठीक है, 4/3 πr³, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको आते होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद है जी हमारे पास 10th वाली जो आपके पास टिप है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है जी πr²L, ठीक है। तो r² और L के फॉर्मूला से आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास 11th टिप है, दैट इज़ नेट वर्क। वर्क कितना होता है हमारे पास, वर्क होता है हमारे पास एक सर्कुलर, एक क्लोज पाथ के अंदर नेट वर्क जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। हमेशा एक क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये हमारे पास 11 टिप्स हुई थी। बाकी की टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।